Assalamu alaikum students, this is your course instructor अब्दुल्ला बिन हमीद. होप यू ऑल आर फाइन. हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मटेरियल. ठीक हो गया. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे स्टडी करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे आज से पहले हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी मटेरियल की या ऑब्जेक्ट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ये दो तो हमने पढ़ी हुई हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो जिनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ठीक हो गया. और इसी तरह फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उसी के फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं. ठीक, उसके फ़िज़िकल फैक्टर्स से रिलेटेड. इसी तरह हमारे पास जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मटेरियल की हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है. किसी भी मटेरियल को परचेज़ करने के लिए या किसी भी मटेरियल को हम किसी काम में लेके आते हैं या उससे कोई चीज़ बनाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको लेकर आते हैं, तो उससे पहले हमारे पास जो हम मटेरियल यूज़ करने लगे हैं उसको किसी ख़ास बेस पे जज किया जाता है कि आया कि ये मटेरियल अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक चेयर बनाना चाह रहे हैं तो चेयर के लिए अगर हमें कोई स्टील या प्लास्टिक या कोई भी ऐसा मटेरियल हमें चाहिए तो हमें वो ये चीज़ देखने के लिए कि वो उस चेयर के लिए या चेयर पे हमने जितना लोड डालना है, जितनी उसकी बेयरिंग कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कौन सा मटेरियल सूट करेगा. ठीक हो गया. तो उस मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. ठीक हो गया. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसको हम एक एक दफ़ा रीड आउट भी कर लेंगे जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है. Mechanical properties of a material are those which affect the mechanical strength and ability of material to be molded in suitable shape. ठीक हो गया. ये वही बात जो मैंने आपको बताई है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं. ये हमारे पास कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं. एक होती है स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस, हार्डनेबिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, क्रीप एंड स्लिप. ये दोनों एक ही हैं. रेजिलियंस एंड फटीग. ठीक हो गया. अब हम इनको वन बाय वन करके इनकी डिटेल पढ़ेंगे. सबसे पहली मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है वो है स्ट्रेंथ. किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ. मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. स्ट्रेंथ जो है वो हमने कितना कॉमन वर्ड है, हम सुनते आए हैं कि इस फ़लाँ मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, फ़लाँ मटेरियल की क्या स्ट्रेंथ है. ठीक हो गया. तो हम इसको अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो इसके हम ये पढ़ते हैं कि ये क्या है. इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द डिफॉर्मेशन और ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और लोड. सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी मटेरियल पे कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एक ऐसी चीज़ होती है मटेरियल के अंदर, एक एबिलिटी होती है जो उसको टूटने से या ब्रेक डाउन होने से या उसके अंदर किसी भी किस्म का चेंज आए उससे उसको रोकती है. जब एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो इंटरनली हमारे पास जो है कुछ ऐसी उसके अंदर पावर होती है जो उसको अपोज करती है उस रिएक्शन को. ठीक हो गया. तो इसको हम क्या कहते हैं, ये है मटेरियल की स्ट्रेंथ. ऑब्वियसली अब इसमें आपको पता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मटेरियल जो है वो डिफॉर्मेशन मटेरियल के अंदर वो देर से आएगी. और अगर उसी मटेरियल को तोड़ना है, ठीक है, ब्रेक डाउन करना है उस मटेरियल का, तो हमें उतनी ही ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगी उस मटेरियल की स्ट्रेंथ को ओवरकम करने के लिए. ठीक हो गया. तो नॉर्मली जब हम मटेरियल को परचेज़ करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम यही देखते हैं कि इस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है. नीचे ग्राफ जो ये आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, ये वही ग्राफ मैंने इसमें ऐड किए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आप लोगों को दिखाया हुआ है जहाँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ रही है हमारे पास ग्राफ में पीक पे, यही हमारे पास में जो है मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है. ठीक हो गया. ये ग्राफ में भी शो करती है.
नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी है टफनेस। ठीक है। अच्छा, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये क्लोजली रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन एक माइनर सा या मेजर सा डिफरेंस होता है जिसकी बेस पे हम इसको सेपरेट प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। टफनेस जो है हमारे पास ये क्या है मटेरियल की, इसको हम रीड आउट करते हैं फिर आपको समझ आएगी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू absorb द एनर्जी एंड गेट्स प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड विदाउट फ्रैक्चरिंग। मटेरियल के अंदर एक स्टेज आती है जो आपने ग्राफ में भी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, कि जब मटेरियल के ऊपर हम एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, यानी कि फोर्स लगाते हैं, तो मटेरियल डिफॉर्म होता है। ठीक हो गया। पहले इलास्टिकली डिफॉर्म होता है, फिर प्लास्टिकली, फिर प्लास्टिक रीजन में चला जाता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। तो एक ऐसी एबिलिटी मटेरियल की, एक ऐसी प्रॉपर्टी है ये, जो मटेरियल को, जब मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा होता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, जो कि उसको, मतलब मटेरियल डिफॉर्म इसलिए हो रहा होता है कि वो ब्रेक नहीं हो रहा होता। जब जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स में इजाफा करते जाएंगे मटेरियल डिफॉर्म ज़्यादा होता जाएगा। इसका क्या मतलब है कि मटेरियल के अंदर एनर्जी जो है उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मटेरियल टूटने से पहले पहले तक जितना भी मटेरियल जितना ज़्यादा प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा, उसी चीज़ को हम उस मटेरियल की टफनेस कहेंगे। ठीक हो गया। यानी कि स्ट्रेंथ और टफनेस में फ़र्क पता चल गया कि टफनेस जो है, मटेरियल टूटने से पहले पहले मटेरियल जितनी भी शेप चेंज करता है, जितना भी डिफॉर्म होता है, टूटता नहीं है। इसका मतलब है फ्रैक्चर को वो रेजिस्ट कर रहा है। वो क्यों रेजिस्ट कर रहा है? उस मटेरियल की टफनेस की वजह से। जितनी उस मटेरियल की टफनेस होगी उतना ही ज़्यादा मटेरियल फ्रैक्चर होने से पहले डिफॉर्म होगा। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास दी हुई है, इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि ब्रिटल मटेरियल्स जो होते हैं, दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। एक डक्टाइल मटेरियल होते हैं और ब्रिटल मटेरियल होते हैं। ब्रिटल मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाते हैं विदाउट एनी नोटिसेबल डिफॉर्मेशन। Brittle materials having good strength but limited ductility are not tough enough। ठीक हो गया। उसके अंदर डक्टिलिटी ज़्यादा नहीं होती ब्रिटल मटेरियल के अंदर, इसलिए वो टफ़ भी नहीं होती, यानी कि उसकी टफनेस भी ज़्यादा नहीं होती। ठीक हो गया। कन्वर्सली, मटेरियल हैविंग गुड डक्टिलिटी बट लो स्ट्रेंथ आर ऑल्सो नॉट गुड इनफ। एक और उसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ये समझने की बात है कि ऐसा डक्टाइल मटेरियल, चलो मटेरियल भी डक्टाइल है, यानी कि वो ब्रेक होने से पहले पहले उसके अंदर डिफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लो है। ठीक होगा। मटेरियल हैविंग गुड डक्टिलिटी बट लो स्ट्रेंथ, मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ कम है तो वो भी इतना टफ़ मटेरियल नहीं होगा, मतलब उसकी टफनेस भी ज़्यादा नहीं होगी, वो भी जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा। देयरफॉर टू बी टफ़, तो इसलिए टफनेस के लिए मटेरियल शुड बी कैपेबल टू विद स्टैंड विद बोथ हाई स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन। मटेरियल जो है वो हाई स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर विद स्टैंड जितना ज़्यादा करेगा, जितना ज़्यादा उसको होल्ड करेगा, उतनी ही ज़्यादा उस मटेरियल की टफनेस होगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हार्डनेस। ठीक हो गया। ये हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस, ये ऑलमोस्ट सेम सेम ही है हमारे पास, नाम से आपको फील हो रहा है, लेकिन इनके अंदर जो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं वो हैं, उसकी बेस पे ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंसिडर की जाती हैं। अच्छा, मटेरियल की हार्डनेस क्या होती है? इट इज़ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट टू परमानेंट शेप चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। ठीक हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हम मटेरियल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मटेरियल की परमानेंट शेप चेंज होने से उसको रोकती है, रेजिस्ट करती है, वो प्रॉपर्टी, उसको हम हार्डनेस कहते हैं, उस मटेरियल की हार्डनेस। ठीक हो गया। तो उसको मैं अगेन रीड कर देता हूँ। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट टू परमानेंट शेप चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेस। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो हार्डनेस है ये भी तीन टाइप्स की होती हैं। अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो हमारे पास हार्डनेस भी तीन टाइप्स की होती हैं। तो एक मेन कॉन्सेप्ट हार्डनेस का याद रखना है कि परमानेंट शेप चेंज होने से रोकती है ये प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो हमारे पास तीन टाइप्स की हार्डनेस हैं। पहली है स्क्रैच हार्डनेस, दूसरी इंडेंटेशन हार्डनेस, दूसरी है, थर्ड है रीबाउंड हार्डनेस।
स्क्रैच हार्डनेस, स्क्रैच नाम से ही शो हो रहा है कि वो हार्डनेस की टाइप, यानी कि वो एबिलिटी है मटेरियल की जो मटेरियल के ऊपर जब हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे होते हैं स्क्रैच की सूरत में, यानी कि हम कोई नोकदार चीज़ हम किसी मटेरियल के ऊपर रगड़ें, ठीक है, और फिर भी मटेरियल के अंदर स्क्रैच प्रोड्यूस ना हो, तो वो उस मटेरियल की स्क्रैच हार्डनेस होगी। ठीक हो गया। इसी तरह इंडेंटेशन हार्डनेस, इंडेंटेशन नाम से ही शो हो रहा है कि ये डेंट प्रोड्यूस करने से रोकती है ये प्रॉपर्टी। मटेरियल के ऊपर अगर हम कोई हैमरिंग करें, यानी कि कोई हथौड़े से अगर हम ज़रब लगाएं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस मटेरियल के अंदर अगर डेंट प्रोड्यूस ना हो, तो इस तरह हम इसको कहेंगे कि इसकी इस मटेरियल की जो ये हार्डनेस है, ये इंडेंटेशन हार्डनेस है। इसी तरह हार्डनेस की जो थर्ड टाइप है वो है रीबाउंड हार्डनेस। इसको हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम मटेरियल के ऊपर कोई ज़रब लगाते हैं, यानी कि कोई हैमरिंग करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, इम्पैक्ट फोर्स जिसे कहते हैं, इम्पैक्ट फोर्स हम लगाते हैं, तो वो मटेरियल जो है वो इतना हार्ड होता है कि वो उसी ऑब्जेक्ट को जिससे हमने उस पर ज़रब लगाई होती है वो उसको वापस रीबाउंड कर देता है, उसी एनर्जी के साथ उसको वापस भेज देता है। इसका मतलब है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। इस एबिलिटी को, इस हार्डनेस को मटेरियल की हम रीबाउंड हार्डनेस कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये हार्डनेस थी, हार्डनेस की तीन टाइप्स हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इसी से रिलेटेड हार्डनेबिलिटी, यानी कि ये लास्ट वर्ड है एबिलिटी, यानी कि मटेरियल के हार्ड होने की एबिलिटी। ठीक हो गया। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अटेन द हार्डनेस बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग। जब हम मटेरियल को बाज़ दफ़ा हम, हमारे पास ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनकी हार्डनेस ज़्यादा नहीं होती लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए सूट कर रही होती हैं, सूटेबल होती हैं, तो हम उस मटेरियल की जो हार्डनेस है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं उस मटेरियल के ऊपर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके, यानी कि उस मटेरियल को गर्म करके किसी ख़ास टेम्परेचर पे हम उस मटेरियल को गर्म करते हैं, उसके बाद हम दोबारा कूल डाउन करते हैं, इसको हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से उस मटेरियल की जो हार्डनेस होती है ना वो पहले से ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, हार्डनेबिलिटी। इसका जो यूनिट है वो मीटर ही है, सिमिलर टू द लेंथ। बाकी जो चीज़ें हैं जिनको मैं रीड आउट नहीं कर रहा वो बहुत सिंपल है, मेजर जो चीज़ है वो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को जो है वो मैं रीड आउट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिटलनेस। वही साफ ज़ाहिर है, नाम से आप ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल पढ़ चुके हैं। तो ब्रिटलनेस क्या होगी, ब्रिटलनेस ऑफ अ मटेरियल इंडिकेट्स दैट हाउ इजीली इट गेट फ्रैक्चर व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ फोर्स और लोड। इसका मतलब ये है कि ये वो एबिलिटी है मटेरियल की, यानी कि ये वो इंडिकेट करती है कि मटेरियल जो है कितनी जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है जब हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल पे, और वो जितना जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा उतना ही ब्रिटल मटेरियल होगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है नीचे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ शो हो रहा है, ये लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों ने देखा था। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबल कहते हैं उस प्रॉपर्टी को, उस चीज़ को जब हम किसी चीज़ को बारीक बारीक शीट्स में डालते हैं ना, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मेलिएबल, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं ना, नॉर्मली जो हमारे पास मेटल्स होती हैं, मेटल्स वो हमारे पास ना लेयर बाय लेयर होती हैं। ठीक हो गया। जब हम उसके ऊपर फोर्जिंग का प्रोसेस करते हैं या रोलिंग का प्रोसेस करते हैं, तो एक मटेरियल जो है वो स्क्वायर शेप में होता है, तो जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक लंबी थिन शीट बन जाती है, यानी कि एक लंबी सी शीट बन जाती है। इन शॉर्ट, यानी कि जो ये स्टील की शीट्स बनाने का प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक हो गया। इसको हम रीड आउट करते हैं। मेलिएबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल विच इंडिकेट्स दैट हाउ इजीली अ मटेरियल गेट्स डिफॉर्म अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक हो गया। जितना ज़्यादा इजीली मटेरियल जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा पतली शीट के अंदर जब हम उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा मटेरियल मेलिएबल होगा। ठीक हो गया।
अच्छा, जो मेलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल जो है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर चेंज होने से वो वाली मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द मेलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस। जब हम किसी मटेरियल को गर्म करके उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा आसानी से वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस इस तरह जो है जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है मेलिएबिलिटी जो है मटेरियल की वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डक्टिलिटी। उसी तरह ही जैसे ब्रिटलनेस है उसका ऑपोजिट है कि जब ये वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो इंडिकेट करती है कि मटेरियल पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल कितना इजीली डिफॉर्म होता है फ्रैक्चर होने से पहले पहले। ब्रिटलनेस में था कि कितना इजीली फ्रैक्चर होता है, इसमें है कितना इजीली डिफॉर्म होता है, यानी कि अपनी शेप चेंज करता है। मटेरियल जितना इजीली अपनी शेप चेंज करेगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम उसको कहेंगे मटेरियल उतना ज़्यादा डक्टाइल है। इसी तरह हमारे पास नीचे डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में उसका ग्राफ दिया हुआ है कि वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता, उसके अंदर काफ़ी रीजन्स होते हैं। पहला इलास्टिक रीजन होता है, फिर उसके बाद प्लास्टिक रीजन आता है, उसको क्रॉस करने के बाद कहीं जाके मटेरियल फ्रैक्चर होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्रीप एंड स्लिप। ये हमारे पास नाम से ज़ाहिर है कि क्रीप का मतलब होता है रेंगना। ठीक हो गया। जो हमारे पास मटेरियल जो होता है वो क्रीप इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इंडिकेट्स द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू मूव स्लोली एंड डिफॉर्म परमानेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक हो गया। अब ये समझने की बात है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसको हमने एक्सटर्नल मैकेनिकल स्ट्रेस यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई की है ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक हो गया, या बार बार हमने अप्लाई की है, साइक्लिक लोडिंग की है, यानी बार बार हम एक ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे किसी भी चीज़, जैसे हमारे पास बैलेंस है यानी कि जैसे तराजू होता है हमारे पास, उसके ऊपर हम एक लोड बार बार अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, उसको लोड मेजर करने के लिए, ठीक है, वज़न करने के लिए। तो हमारे पास वो उस लोडिंग को हम कहेंगे साइक्लिक लोडिंग। जब एक चीज़ पे बार बार रिपीट की जाती है ना लोडिंग, हम साइक्लिक लोडिंग कहते हैं। तो उस साइक्लिक लोडिंग की वजह से हालांकि वो लोड इतना होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो मटेरियल बर्दाश्त ना कर सके, वो लोड इतना होता है कि उसकी जो मटेरियल की टोटल स्ट्रेंथ है उससे काफ़ी कम होता है वो लोड। लेकिन फिर भी क्या होता है कि साइक्लिक लोडिंग का एक नुकसान होता है कि एक अरसे के बाद ना मटेरियल के अंदर उसके आपस में जो एक दूसरे के ऊपर उसकी जो लेयर्स होती है ना मटेरियल की, वो स्लिप कर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर से। ठीक हो गया, यानी कि वो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। हालांकि मटेरियल को अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखें, डायग्राम देखें, तो मटेरियल को डिफॉर्म कब होना चाहिए, जब उसकी स्ट्रेंथ से आगे बात चली जाए तो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है और उसके बाद ब्रेक होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम साइक्लिक लोडिंग जो होती है उसका नुकसान ये होता है कि हम टोटल जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है उस तक नहीं पहुँचे, थोड़ा सा ही लोड अप्लाई किया, लेकिन वो इतनी दफ़ा हमने अप्लाई किया है कि उस साइक्लिक लोडिंग की वजह से उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। इसको हम क्रीप कहते हैं। ठीक हो गया। स्लिप जो है, स्लिप इज इन मटेरियल इज़ अ प्लेन विद हाई डेंसिटी ऑफ एटम। यानी कि क्रीप और स्लिप जो है हमारे पास दोनों ही एक ही चीज़ है, या क्रीप हम कह सकते हैं या उसको हम स्लिप कह सकते हैं। नॉर्मली हम इस प्रॉपर्टी को क्रीप एंड स्लिप ही बोलते हैं क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक हो गया। अच्छा, इट रिजल्ट्स ड्यू टू लॉन्ग टाइम एक्सपोजर टू लार्ज एक्सटर्नल मैकेनिकल स्ट्रेस विद अ लिमिटेड टाइम लिमिट विद इन लिमिट ऑफ यील्डिंग। यानी कि ये बताया गया है, जो मैंने अभी आपको बात बताई है, कि जो यील्ड पॉइंट है, यानी कि यील्ड पॉइंट जो होता है अगर आपको याद हो तो उससे यील्ड पॉइंट क्रॉस करने के बाद मटेरियल प्लास्टिक रीजन में यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ चला जाता है। और यील्ड पॉइंट क्रॉस ना हो तो हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, यानी कि हम फोर्स हटा लेंगे तो मटेरियल जो है दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। तो यही बात की गई है कि हम लॉन्ग टाइम यानी कि किसी चीज़ के ऊपर हम या तो हम साइक्लिक लोडिंग अप्लाई करें, या हम फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ है कि वो हमारे पास जी
50 मेगापास्कल जो है वो लोड बेयर कर सकता है, मैक्सिमम लोड। लेकिन हमने उसके ऊपर लगाया हुआ मटेरियल के ऊपर लोड 10 मेगापास्कल। लेकिन वो हमने लोड उसके ऊपर रख के बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमने उस लोड को उसके ऊपर पड़ा रहने दिया। तो जब हम उस लोड को हटाएंगे, हालांकि वो उस मटेरियल की टोटल स्ट्रेंथ से बहुत कम है वो लोड, लेकिन फिर भी उसके अंदर हमारे पास डिफॉर्मेशन आ जाएगी स्लाइटली सी। तो इसको हम कहते हैं क्रीप। ठीक हो गया इस प्रॉपर्टी। इस तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेजिलियंस। रेजिलियंस का वर्ड आपने सुना होगा। मटेरियल की जो रेजिलियंस है वो क्या है? रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी व्हेन इट इज़ डिफॉर्म्ड इलास्टिकली बाय अप्लाइंग स्ट्रेस एंड रिलीज द एनर्जी व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव। ठीक होगा, यानी कि जब हम इलास्टिक रीजन के अंदर मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद जब मटेरियल के ऊपर से हम स्ट्रेस हटाते हैं तो वो उस एनर्जी को रिलीज़ कर देती है और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। इसको हम कहते हैं मटेरियल की रेजिलियंस। यानी कि मटेरियल कितना रेजिलियंस है वो ये बात इंडिकेट करती है कि ये इतने ज़्यादा देर इलास्टिक रीजन में रह सकता है। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल मैं अगर ह्यूमन उसमें दूँ, यानी कि इंसानों से रिलेटेड एग्जांपल जो है, हमसे डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल ये है कि आप लोगों में से कई लोगों ने रेसलिंग देखते होंगे। तो उसके अंदर एक वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो होता है रेजिलियंस। यानी कि एक प्लेयर जो है, रेसलर जो है, जिस रेसलर की जितनी ज़्यादा रेजिलियंस होगी वो उतना ज़्यादा पॉपुलर या उतना हैवी वेट रेसलर काउंट होता है। इसका क्या मतलब है? रेजिलियंस का क्या मतलब है कि वो जो रेसलर है उसके ऊपर जब हम इम्पैक्ट अप्लाई करते हैं रेसलिंग में, जब उसको कोई उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, किसी भी चीज़ का कोई चोट लगती है, तो वो उसको बेयर कर जाता है और वापस जो है वो विद फुल एनर्जी जो है वो दोबारा फाइट बैक करता है। तो वो उसकी रेजिलियंस होती है। ठीक है कि सेम ऐसे ही हमारे पास जो इलास्टिक रीजन में जब मटेरियल होता है तो जितना ज़्यादा उसके अंदर वो मटेरियल रहता है वही उसकी उतनी ज़्यादा रेजिलियंस होती है। यानी कि जब हम स्ट्रेस हटाएंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। तो इस दौरान जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होके वो निकाल देता है मटेरियल, उस एबिलिटी को हम मटेरियल की रेजिलियंस कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है मटेरियल फटीग। फटीग जो है नॉर्मली हम नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं ये चीज़। ठीक हो गया। जो हमारे पास क्रीप एक प्रॉपर्टी है और एक फटीग प्रॉपर्टी है, ये ऑलमोस्ट जो हैं सेम सेम है, यानी कि ये करीब करीब हैं ये। लेकिन इनके अंदर जो एक मेजर डिफरेंस है वो यही है कि उसके अंदर हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम लोड अप्लाई करते हैं, जबकि जो मैंने साइक्लिक लोडिंग की बात की थी, अगर हम स्पेसिफिक साइक्लिक लोडिंग की ही बात करें तो वो हमारे पास फटीग आ जाती है। इसको हम रीड आउट करते हैं। फटीग इज द वीकनिंग ऑफ मटेरियल कॉज्ड बाय द रिपीटेड लोडिंग ऑफ मटेरियल। ठीक हो गया। यानी कि साइक्लिक लोडिंग, अब ये आगे साइक्लिक लोडिंग को ही एक्सप्लेन किया गया है। आप जब इसको रीड आउट करते हैं आपको समझ आ जाएगी। When a material is subjected to the cyclic loading and loading greater than the certain threshold value but much below the strength of the material, जो कि मैंने बात की थी कि मटेरियल की जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है या यील्ड स्ट्रेस है, स्ट्रेंथ जो है उससे बहुत कम लोड हमने अप्लाई किया, लेकिन बार बार अप्लाई किया है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स जो हैं वो बाउंड्री ग्रेन बाउंड्रीज़ के अंदर, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है मटेरियल के अंदर का, उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आते, लेकिन उसकी वजह से ओवरऑल मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे, मटेरियल की परफॉर्मेंस पे, उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो कम हो जाती है एफिशिएंसी। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फटीग। फटीग जो है बेसिकली माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स जो डेवलप हो जाते हैं साइक्लिक लोडिंग की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, जो उसकी वजह से मटेरियल वीक हो जाता है, इस प्रॉपर्टी को हम फटीग कहते हैं। फटीग जो है हमारे आम इंसानों में भी पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी एग्ज़ाम्पल लें डेली लाइफ की, तो हमारे लिए हमें रिपेयर होने और फ्रेश होने के लिए हमारे लिए नींद ज़रूरी है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो अगर हम एक कॉन्टीन्यूस वर्क करके आए हैं, कोई ऑफिस जॉब करके आए हैं या कोई भी वर्क हमने किया कॉन्टीन्यूस काफ़ी देर, उसके बाद हमें हमारे जिस्म को थकावट फील होती है। इसका क्या मतलब है
कि हमारे जिस्म के अंदर माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आ जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो इसलिए हमें उसकी वजह से थकावट फील होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर फटीग प्रोड्यूस हो गई है। ठीक हो गया। तो अगर हम सो जाएंगे, जब हम नींद पूरी करते हैं, तो वो जो माइक्रोस्कोपिक जो डिफॉर्मेशन जो क्रैक्स आते हैं वो रिपेयर होते हैं ऑटोमेटिकली। तो फिर जब हम नींद पूरी करके उठते हैं तो वो जो हमारे अंदर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आए होते हैं, जो फटीग प्रोड्यूस हुई होती है, वो रिमूव हो जाती है, हम अगेन फ्रेश हो जाते हैं। तो ये होपफुली आपको जो फटीग जो है इस एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर समझ आया होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। इनमें आपको कोई भी प्रॉपर्टी, अगर किसी किस्म का कोई क्यूरीज है आपको, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। किसी किस्म का कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं फर्दर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।